विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी, वर्ष 2021-2023। कोर्स का शीर्षक हिंदी साहित्य और शोध प्रविधि भाग 3। उपशीर्षक है शोध का अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य और शोध प्रविधि। इसमें उपशीर्षक रखा गया है शोध का अर्थ, स्वरूप और परिभाषा। सबसे पहले शोध के अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा पर चर्चा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि यह शब्द कहाँ से किस रूप में प्रचलित हुआ। वास्तव में यदि ध्यान से देखा जाए तो शोध शब्द का प्रयोग पाश्चात्य देशों में प्रयुक्त रिसर्च शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। विषय के विश्लेषण विवेचन की जिस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर पाश्चात्य देशों के विश्वविद्यालयों में रिसर्च का कार्य होता था, उसी का अनुसरण करते हुए भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में भी शोध कार्य प्रारंभ किया गया। वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से भी शोध होते रहे हैं, लेकिन उनमें वैज्ञानिकता का अभाव था। इसलिए पाश्चात्य देशों के द्वारा प्रयुक्त किए गए रिसर्च शब्द के हिंदी अनुवाद को शोध के रूप में स्वीकार किया गया। अब इसके अर्थ और स्वरूप को समझने से पहले यहाँ इसके पर्यायवाची शब्दों की समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है कि अर्थात कौन कौन से शब्द हैं जहाँ से शोध की यात्रा प्रारंभ होती है। शोध शब्द किस प्रकार से यहाँ तक आया, तो सबसे पहले देखते हैं अन्वेषण। अन्वेषण शब्द अनु, उपसर्ग और इश धातु से मिलकर बना है। अन्वेषक शब्द का प्रयोग है ढूंढने के लिए, खोजने के लिए एवं अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति की जांच करने के लिए। उपरोक्त शब्द को अगर ध्यान से देखें तो यह भौतिक खोज से अधिक करीब होने से शोध का पर्याय नहीं हो सकता है। इसके लिए अंग्रेजी में डिस्कवरी प्रयोग का शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जेम्स वाट ने रेल के इंजन की एवं न्यूटन ने बल्ब का आविष्कार किया। साहित्यिक क्षेत्र में तात्विक खोज की बात अन्वेषण शब्द में उस तरह से समाहित नहीं होती जिस तरह से समाहित होनी चाहिए। शोध के लिए तत्वान्वेषण शब्द का प्रयोग इसी प्रकार कुछ उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरा शब्द है गवेषणा। गवेषणा शब्द गौ प्लस इश अर्थात इच्छा तथा गति। इसका मतलब है गवेषणा का शब्द का अगर सीधा सीधा सा अर्थ देखा जाए तो गाय को चाहने वाला या गाय को चराने वाला, गाय को ढूंढने वाला, या इस प्रकार भी ले आया गया इसका अर्थ रथ या योद्धा को ढूंढने वाला। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें गाय चराना, खोजना, ढूंढना एक सामान्य सी बात है। कुछ समय बाद यह अन्वेषण शब्द का पर्याय बना। गवेषणा शब्द साहित्यिक शोध का पर्याय नहीं हो सकता। गवेषणा का संबंध पुरातत्व खोज, शिलालेख, आलेख एवं प्राचीन लुप्त ग्रंथ, अनुपलब्ध ग्रंथ आदि से है। इससे मिलता जुलता एक शब्द है संगोष्ठी या गोष्ठी। बाद में सभा, परिषद अर्थात साथ साथ बैठना आदि के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। लेकिन गोष्ठी की जहां तक बात है, इसका सीधा सा अर्थ है गायों का एक साथ रहना। अब इसको ध्यान से देखें तो सतत चिंतन के अभाव के कारण साहित्यिक शोध का यह शब्द भी पर्यायवाची नहीं हो सकता। इसके बाद आता है अनुशीलन, परिशीलन। इस शब्द को अगर देखें तो इसमें चिंतन, मनन, ध्यान, अभ्यास, अध्ययन आदि की दृष्टि से इसको देखा जाता है। इसमें व्याख्यान एवं तथ्यों के स्पष्टीकरण पर बल होने के कारण शोध की दृष्टि पर इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यह शब्द शोध पद्धति के अंग विशेष के सूचक वैज्ञानिकता के नहीं हैं। ये एक शोध पद्धति के हिस्से तो हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकता के कोई सूचक नहीं है। दूसरी बात है कि इसमें संकलित सामग्री के मूल्यांकन हेतु
प्रामाणिकता और नवीनता के लिए कोई स्थान शेष नहीं है, इसलिए यह भी शोध की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। समीक्षा, सम प्लस ईक्षा अर्थात अच्छे से देखना, यह समालोचना और आलोचना के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। सामान्य रूप से प्रारंभिक रूप में अनुशीलन और परिशीलन का यह भी पर्यायवाची है। तो इसका मतलब है कि जब अनुशीलन और परिशीलन शोध के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता तो यह भी बहुत सीधी सी बात है, प्रयुक्त नहीं हो सकता। बाद में इस शब्द का प्रयोग विचार करना या परीक्षण करना रहा। समीक्षा भी शोध की सामग्री की उपादेयता की जांच पड़ताल करना होता है। अब आगे वाला शब्द आता है आलोचना। आलोचना और शोध एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन समानार्थी नहीं हो सकते। शोध में आलोचना तो हो सकती है लेकिन आलोचना में शोध नहीं होता। शोध में आलोचना दो रूप में प्रयुक्त होती है। सबसे पहले रूप में अनुशीलन या परिशीलन के रूप में तथ्यों के संकलन के बाद उनका वर्गीकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि किया जाता है। दूसरे नंबर पर समीक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसमें तथ्यों के विवेचन, विश्लेषण के बाद उनकी पुनर्व्याख्या या मूल्यांकन द्वारा उनकी व्यावहारिकता की परख की जाती है। इस प्रक्रिया में शोधार्थी विषय के अनुरूप अपने मत या पारंपरिक मत या विद्वानों के मतों की आलोचनापूर्ण अवधारणा व्यक्त करता है। शोध में आलोचना स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकती, शोध के अंग विशेष के रूप में तो यह हो सकती है। सम प्लस लुच धातु यानी समालोचना, इसका अर्थ होता है अच्छे से देखने के रूप में, अर्थात बुद्धि की आंखों से अच्छे से देखना। शोध में वैज्ञानिकता होती है लेकिन आलोचना में यह जरूरी नहीं होती। शोध की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह दृष्टिगत होता है और आलोचना क्रिटिसिज्म है, इसलिए यह भी उपयुक्त नहीं लगता है। आगे आता है खोज। प्राकृत के खोज शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है पद चिन्ह, निशान, तलाश, गवेषणा एवं अनुसंधान लिया जाता है। भौतिक क्षेत्र तक सीमित रहने के कारण इन्वेंशन, जिसे अंग्रेजी में इन्वेंशन कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं आविष्कार या डिस्कवरी का सूचक रहा है। जैसे खोजी कुत्ते पद चिन्हों से खोज कर लेते हैं, जंगली गायों की खोज खुर चिन्हों से की जाती है। बोलचाल में तो ठीक है लेकिन प्रयोग की दृष्टि से शोध का पर्यायवाची नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक तर्क हर जगह लागू नहीं हो सकता है, जैसे हाथी जैसा। आगे एक शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान जो शब्द है उसको देखें ध्यान से तो धा का मतलब है स्थिर रखना और अनु प्रत्यय है, अर्थात नजर को किसी वस्तु या विषय पर केंद्रित रखना। इस प्रकार खोज, पूछताछ एवं परीक्षण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह भी बहुत हद तक शोध के करीब तो है लेकिन स्वतंत्र रूप से इसका भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। विश्लेषणात्मक रूप में इसको देखें तो इसका अर्थ संधान लिया जाता है, जिसका होता है लक्ष्य स्थिर करना, निशाना लगाना। पहला अर्थ ही उचित है, दूसरा शिकार के लिए होता है। अनुसंधान का अर्थ हुआ तथ्यों का संगतिकरण, लेकिन शोध में केवल तथ्यों का संगतिकरण ही नहीं होता है। साहित्य के क्षेत्र में 3 प्रकार से अनुसंधान किया जा सकता है। सबसे पहला तत्वपरक अनुसंधान, दूसरा उपाधिपरक अनुसंधान, तीसरा स्वतंत्र आलोचना। तीनों को अलग अलग समझना चाहिए। शोध और अनुसंधान शब्दों को एक दूसरे पर थोपना नहीं है। रिसर्च में निहित आवश्यकताएं एवं विशेषताएं जिस शब्द में अधिक हों उसे ही स्वीकार करना चाहिए। यह सभी शोध में होता है। अनुसंधान में वैज्ञानिकता अधिक है, अन्य तत्व गौण हैं, शोध में नहीं। जैसे बीज अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, सुअर अनुसंधान केंद्र, धान अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र इत्यादि।
अब एक और शब्द है, आगे आता है शोध। शोध शब्द, इसका सामान्य सा अर्थ है शुद्धि अथवा शोधन से। सबसे पहले आयुर्वेद में द्रव्य या धातुओं की शुद्धि के लिए शोधन शब्द प्रयुक्त होता था। अध्ययन क्षेत्र में स्वतः ही जीवन या समाज में सत्य की खोज के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। जैसे सामाजिक सत्य, गौतम बुद्ध के विषय में बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ईश्वर की खोज करने नहीं निकले थे, वह सत्य की खोज करने निकले थे कि जीवन का सत्य क्या है। सामाजिक सत्य, कोई विद्वान या बड़ा है इसलिए बात नहीं स्वीकार करनी चाहिए। सत्य की खोज सामाजिक तथ्यों के माध्यम से होती है। आयुर्वेद में द्रव्य एवं धातुओं के वैज्ञानिक शुद्धिकरण की तरह सामाजिक तथ्यों का शुद्धिकरण करके सत्य की खोज की जाती है जो जीवन सापेक्ष होता है। शोध शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं वे सभी अर्थ, प्रक्रिया, गति, उपयोग, व्यवहार, सार्थकता एवं उद्देश्य की दृष्टि से शोध की भांति महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार शोध में उसका अर्थ, उसकी प्रक्रिया, उसकी गति, उसकी उपयोगिता, उसका व्यवहार, उसकी सार्थकता, उसका उद्देश्य स्पष्ट नजर आता है, बाकी अन्य शब्दों में वह ऐसा नहीं दिखाई देता। शोध करने के बाद प्राप्त निष्कर्षों की स्थापना शोध प्रबंध या थीसिस कही जाती है। हिंदी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। शोध जो है वह तत्वपरक शब्द है, तत्व दर्शन के क्षेत्र की चेतना को व्यक्त करता है। अर्थात शोधार्थी की जो नज़र होती है वो दार्शनिक जैसी होती है, जिसे अंग्रेजी में फिलॉसफर कहते हैं। भारत में उसको दर्शन कहा जाता है, दार्शनिक। अब आता है कि डॉक्टर शब्द का किस तरह से प्रयोग हुआ। एक तो डॉक्टर का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ वह चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, दूसरे अन्य विषयों में ये बाद में हुआ। भारत में अगर देखा जाए ध्यान से तो डॉक्टर नहीं कहते थे, भारत में उसको वैद्य कहा जाता था, लेकिन पश्चिमी देशों में डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर और ऑफ डिविनिटी शब्द सबसे पहले और बाद में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी डॉक्टर ऑफ डिविनिटी शब्द सबसे पहले शोध में इस्तेमाल होता था और बाद में वही चल के हो गया डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। सबसे पहले हिंदी साहित्य पर डॉक्टर ऑफ डिविनिटी उपाधि मिली J.N. कारपेंटर को। थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास, यानी इसका हिंदी अनुवाद हुआ तुलसीदास का धर्म दर्शन विषय पर, यह 1918 में मिली। बाद में अनेक लोगों को इस प्रकार से उपाधि दी जाने लगी। अब इसमें डिवाइन जो शब्द है वो दिव्य के लिए, डिविनिटी कहते हैं ईश्वरत्व, देवत्व या दिव्यता के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह नई नई शोधों के लिए ही उपयुक्त किया जाने लगा। अब इस शोध के बाद जो आगे का जो इसका रास्ता है वह शोध शब्द के बाद हुआ शोध प्रबंध, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थीसिस। इसके विषय में, शोध प्रबंध के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। रेमंड डिक्शनरी के अनुसार एक ऐसी स्थापना जिसे विशेषकर आक्षेपों से मुक्त स्तर पर प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत किया गया हो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि मान्यता प्राप्ति हेतु प्रस्तुत की गई स्थापना, यानी ऐसी स्थापना जिसको मान्यता दी जाए। वेबस्टर्स थर्ड न्यू डिक्शनरी में शोध की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि एक ऐसी स्थापना
शोध प्रबंध की एक ऐसी स्थापना जिसे कोई व्यक्ति ब्रैकेट में शैक्षणिक सम्मान हेतु तर्क द्वारा प्रमाणित करके प्रस्तुत करता है, वह शोध प्रबंध कही जाएगी। अब संक्षेप में इसकी अगर विशेषताओं पर गौर किया जाए तो उसकी विशेषता इस प्रकार हैं कि नए तथ्यों, नए सिद्धांतों की व्याख्या नई दृष्टि से करना, यह शोध प्रबंध और शोध प्रविधि के अंतर्गत आता है। बल्कि व्यक्ति एवं समाज के हित में है या नहीं, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें शोधार्थी की समालोचनात्मक दृष्टि और मूल्यांकन की क्षमता स्पष्ट रूप से हो, यानी शोधार्थी जब मूल्यांकन करे, उसकी जो दृष्टि है, उसकी मूल्यांकन की जो क्षमता है वो स्पष्ट होनी चाहिए, कहीं भी उसमें अस्पष्टता का भाव न हो। शोधार्थी के निर्णय प्रामाणिक और संभावनाओं से भरपूर हों। बिल्कुल सही बात है। कोई भी शोध कार्य समाज के लिए उपयोगी तभी हो सकता है जब वो पहली शर्त प्रामाणिक हो और दूसरा वह संभावनाओं से भरा हुआ भी होना चाहिए। अगर उसमें संभावनाएं नहीं हैं तो वह शोध कार्य किसी भी क्षेत्र का, किसी भी विषय का उपयोगी नहीं हो सकता है। एक शब्द और है रिसर्च। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। री माने दोबारा, सर्च माने खोजना। हिंदी में इसको कहेंगे पुनः खोजना। इस अर्थ के आधार पर शोध का स्वरूप इस प्रकार: श्रम साध्य अन्वेषण या गहन खोज। इसका मतलब है सावधानी पूर्वक किया गया कार्य, ऐसी खोज या मूल्यांकन जो समीक्षात्मक और व्यापक अनुसंधान पर आधारित हो। तीसरा, नए तथ्यों का उद्घाटन और उनकी सही व्याख्या। ये रिसर्च शब्द के इतने तरीके से इसको समझा जा सकता है। अब शोध की परिभाषा की बात करें तो कोई भी परिभाषा अंतिम परिभाषा नहीं होती है। समय के साथ साथ प्रत्येक वस्तु और विचार की परिभाषा बदलती रहती है। इसी प्रकार शोध के विषय में भी विभिन्न विद्वानों के मत अलग अलग हैं। सभी ने अपने अपने विवेक के द्वारा शोध की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है। सबसे पहले देखते हैं स्पार एंड स्वेंसन। ये कहते हैं कि सत्य एवं नए तथ्यों के लिए अन्वेषण ही शोध कहा जाएगा। यानी कि आपको नए तथ्यों की खोज अन्वेषण करना है और सत्य की खोज करनी है। स्मॉल, ये इनका मानना है कि वस्तुओं को खोजने का प्रयास ही शोध है। रेडमैन एंड मोरी कहते हैं कि नए ज्ञान प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न ही शोध कहा जाएगा। यानी आपको नया ज्ञान प्राप्त करना है तो आप नए ज्ञान के लिए व्यवस्थित प्रयत्न कीजिए, सिस्टेमेटिक साइंटिफिक तरीके से प्रयत्न कीजिए, वही शोध माना जाएगा। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी, उसमें बताया गया है कि तथ्यों एवं सिद्धांतों के लिए सावधानी पूर्वक किया गया अन्वेषण ही शोध है। यानी तथ्य एवं सिद्धांतों के लिए जब काम करिएगा कोई शोधार्थी तो सावधानी पूर्वक किया जाएगा अन्वेषण, उसी को शोध माना जाएगा। हजारी प्रसाद ने कहा है कि नवीन तथ्यों और विस्मृत तथ्यों का अनुसंधान, और दूसरा है ज्ञात साहित्य का पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्या। ये दोनों ही शोध कार्य के अंतर्गत माने जाएंगे। सरनाम सिंह लिखते हैं कि शोध की प्रकृति सत्य की प्रतिष्ठा करना होता है। यानी शोध में अगर सत्य की स्थापना नहीं की गई तो इनके अनुसार वह शोध नहीं माना जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि का नाम ही सत्य है। विनय मोहन शर्मा का कहना है कि नए तथ्यों की खोज एवं उनकी तर्क सम्मत व्याख्या ही शोध है। बिल्कुल सही बात है कि तर्क सम्मत व्याख्या ही होनी चाहिए और नए तथ्यों की खोज होनी चाहिए। अब
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी विद्वानों के मतों के आधार पर अगर हम कहें तो यह हो सकता है कि सर्वसम्मत से शोध की अवधारणा या स्वरूप इस प्रकार हो सकती है। कैसे? दृष्टि संपन्न विश्लेषण किया जाए, अज्ञात या अल्पज्ञात तथ्यों का अन्वेषण किया जाए, तथ्यों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण द्वारा सत्य तक पहुंचा जाए। शोध के स्वरूप पर बात करते हैं तो सत्यानुसंधान मानव की जन्मजात प्रवृत्ति होता है। तथ्यानुसंधान प्रमाणीकरण पर आधारित है और तथ्यों का विवेचन विश्लेषण वस्तुनिष्ठ या तथ्याश्रित बौद्धिक तर्क पद्धति पर अप्रमाणीकरण के लिए उदाहरण देने और उनका संदर्भों का उल्लेख करने का निश्चित प्रावधान है। प्राचीन काल में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। शोध के शास्त्रीय स्वरूप की अगर बात करें तो शोध का एक निर्धारित विधान या शास्त्र होता है। शोध शास्त्र की अपनी एक मर्यादा है। यह अलग बात है कि अब दिन प्रतिदिन चीजें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी सौपाधिक शोध के विषय में विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित शोध नियमों के अवलोकन से शोध के स्वरूप के कुछ पक्ष दिखाई देते हैं। पहला, शोध में नवीन तथ्यों की खोज है। दूसरा, तथ्याख्यान की नई दृष्टि अपेक्षित है। शोधक में समीक्षात्मक परीक्षण और निर्णय क्षमता होनी चाहिए। शोध प्रबंध की प्रस्तुति के लिए संतोष पर उपस्थापन शैली, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सैटिस्फैक्ट्री प्रेजेंटेशन, जरूरी है। इन सब बिंदुओं के संयोजन से शोध के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है कि शोध तथ्याश्रित तत्वबोध की दृष्टि संपन्न तर्क सम्मत क्रिया है, जिसमें शोधक की तथ्यों के सही संकलन, परीक्षण और आख्यान की क्षमता के साथ ही निर्भ्रांत निर्णयों या निष्कर्षों पर पहुंचने वाली क्रांतदर्शी प्रतिभा का प्रमाण मिलता है तथा विषय के प्रतिपादन की भाषा और शैली भी स्वच्छ और एवं सुग्राही होती है। शोध के तत्वों की अगर बात की जाए तो शोधक की प्रतिभा और शोध कृति या कृतियों में निहित तथ्यों के संपर्क से ज्ञान के नए क्षितिज खुलते हैं। एक सुनियोजित चेतन व्यापार होने के कारण शोध का विकास एक जीवित अवयवी की भांति सर्वांगीण रूप में होता है। वस्तु और व्यक्ति शोधक की प्रतिभा, जिसे कहते हैं विषय विवेचन की दृष्टि के संपर्क में से ही शोध के स्वरूप का विकास होता है। शोध विषय पर शोध दृष्टि को लागू करने में दो तत्व सहायक होते हैं। ये तत्व हैं शोधक की तर्क पद्धति और शोध प्रविधि। तर्क पद्धति में शोधक की प्रतिभा की प्रखरता और तर्क क्षमता का होना जरूरी है। साथ ही तर्क क्षमता के उपयोग में सूक्ष्मता, तटस्थता और सूझबूझ की मौलिकता भी जरूरी है। शोध प्रविधि शोध का तकनीकी तत्व है, जो शोधक की प्रतिभा से अनुप्राणित होकर शोध का अंतर्वर्ती तत्व बन जाता है। विषय क्षेत्र पर शोध दृष्टि, तर्क पद्धति और शोध प्रवृत्ति आदि तत्वों को लागू करने का माध्यम है शोध की भाषा और उपस्थापना शैली। यह भी शोध के स्वरूप को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। इस प्रकार कुल मिलाकर शोध के स्वरूप को निर्मित करने वाले तत्व सामने आते हैं। वे हैं 6। पहला है शोध का विषय क्षेत्र, शोध की दृष्टि, तर्क पद्धति, शोध प्रविधि, तत्वान्वेषण या निष्कर्ष, भाषा शैली। इन तत्वों पर बात की जाए तो ये शोध के स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं। अब आते हैं शोध के प्रकार। शोध के स्वरूप के संदर्भ में शोध के प्रकारों की चर्चा करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। शोध विषय की निर्मित विषय क्षेत्र और विवेचन की दृष्टि या शोध दृष्टि इन दो बुनियादी तत्वों के संयोजन से तैयार होती है। अतः ये दोनों तत्व ही शोध के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। इनके आधार पर शोध के प्रकारों के भी दो भेद हैं, एक तो विषयगत और दृष्टिगत। अब बात करते हैं शोध के प्रयोजन की। संसार में किसी भी व्यक्ति वस्तु का कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है, इसीलिए शोध का भी कोई ना कोई प्रयोजन है। शोध के स्वरूप पर शोध के प्रयोजन का भी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने शोध के 4 प्रयोजन माने हैं। सबसे पहले कहते हैं कि यह ज्ञान प्रसार के लिए होता है, दूसरा वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए, तीसरा अर्थ उपार्जन के लिए होता है और चौथा यश प्राप्ति करने के लिए। वास्तव में शोध का जो वास्तविक प्रयोजन है वह तो यही कहा जाएगा कि सत्य की खोज द्वारा ज्ञान का प्रसार करना।
शोध और आलोचना को अगर देखें तो शोध के स्वरूप को समझने के लिए यहाँ शोध और समालोचना के साम्य और वैषम्य को समझना भी उपयोगी होगा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि उत्तम आलोचना मुख्य रूप से, अनिवार्य रूप से उत्तम अनुसंधान भी है और उत्तम साहित्यिक अनुसंधान अपनी चरम परिणति में आलोचना से अभिन्न हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि शोध में तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन ही तत्वान्वेषण में परिणत हो जाता है और तत्वान्वेषण आलोचना से भिन्न नहीं है। उत्तम आलोचना तत्वान्वेषी होने के कारण शोध का ही स्तर अर्जित कर लेती है। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर उदय भानु सिंह इस बात को मानते हैं कि सत्य यह है कि उत्कर्ष के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर भी अनुसंधान अनुसंधान ही रहता है, श्रेष्ठता की चरम सीमा पर पहुंचकर भी आलोचना आलोचना ही रहती है। इससे साफ झलकता है कि शोध और आलोचना में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। उत्तम कोटि के शोध में आलोचना की और उत्तम कोटि की आलोचना में शोध की अनेक विशेषताएं समाहित रहती हैं, फिर भी दोनों में दृष्टि और प्रयोजन के आधार पर अंतर है। शोध की दृष्टि वस्तुनिष्ठ, तर्क पर आश्रित, तत्वपरक होती है और प्रयोजन होता है सत्यानुसंधान। इसमें व्यक्तिनिष्ठता के लिए कोई जगह शेष नहीं रहती है। आलोचना का प्रयोजन सत्यानुसंधान की अपेक्षा आलोचक का कृति का मर्मोद्घाटन और रसास्वादन करना होता है। अब बात की जाए कि इसका प्राथमिक लक्ष्य उपयुक्त तथ्यों का संकलन और शोधन है। अपनी चरम परिणति में शोध नए तत्वों, निष्कर्षों, सिद्धांतों तक पहुंचने की एक साधना है। यानी नए तत्वों का पता चले, निष्कर्ष पता चले और सिद्धांत पर पहुंचा जाए। शोध के स्वरूप के निर्माण में शोध विषय, शोध दृष्टि, तर्क पद्धति, शोध प्रवृत्ति, निष्कर्ष अथवा तत्वबोध, भाषा शैली नामक तत्वों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो यह पाएंगे कि शोध का एकमात्र प्रयोजन सत्य की खोज करना है, यानी सत्य का उद्घाटन करना है। यही सत्य का पहला और अंतिम, शोध का पहला और अंतिम प्रयोजन है। यह इसके स्वरूप को भी निर्धारित करता है। शोध और समालोचना दोनों एक दूसरे के पूरक जरूर हैं, लेकिन दोनों में पद्धति और प्रयोजन आदि दृष्टियों से कुछ न कुछ भेद जरूर रहता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शोध के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए आलोचना, प्रयोजन, उसके प्रकार और उसके तत्व आदि ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।